चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या था आपका? नॉन कन्वेंशनल। आपके जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, राइट। तो नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या था? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस का मतलब क्या है? नहीं, वो तो एक अलग हो गया। इसमें दोनों प्रकार आ जाएंगे। हाँ, हाँ, नॉन कन्वेंशनल का मतलब है कि इसको हम लोग कुछ सालों से, पिछले कुछ दशकों से उपयोग को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है। प्रोमोटिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू डिकेट्स, राइट। द एनर्जी रिसोर्सेस which are using or which are promoting from last few decades, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कहेंगे। आ गई बस समझ में, है ना? तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अकॉर्डिंग टू यूजिंग पीरियड ऑफ यूजिंग टाइम पीरियड ऑफ रिसोर्सेज हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक कन्वेंशनल और एक आपका नॉन कन्वेंशनल, है कि नहीं? तो कन्वेंशनल का मतलब है जिसका यूज हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, जैसे आपका कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये कन्वेंशनल में आ जाएंगे, राइट। और इवन हाइड्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर्स भी आपके कन्वेंशनल में आ जाएंगे। तो कोल, पेट्रोल, हाइड्रो पावर से सब किस में आएंगे? आपके जो है कन्वेंशनल में, है ना? पहली क्लास में हमने देखा था कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल का मतलब है वी आर यूजिंग फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट इज अ कोल, पेट्रोल एंड हाइड्रो पावर्स, ये सब किस में आएंगे? आपके जो है कन्वेंशनल में। एंड नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या हो गया? जस्ट वी आर द एनर्जी रिसोर्सेज वी आर फोकसिंग और वी आर प्रोमोटिंग और वी आर यूजिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू डिकेट्स, दैट इज दैट वन कंसिडर्ड एज अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। अब इसमें दो प्रकार हो सकते हैं, इसमें भी आपके क्या हो सकते हैं? दो प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से? एक आपका रिन्यूएबल आ जाएगा, इसमें मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल ही है, लेकिन कुछ नॉन रिन्यूएबल भी मिल जाते हैं। इसमें भी जो है रिन्यूएबल, रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ दिशा? और नॉन रिन्यूएबल ना, जिसका रिन्यूएशन हो सकता है ना, जो अपने आप रिन्यू भी हो सकता है, जैसे सोलर एनर्जी। इसमें क्या कहेंगे आपके रिन्यूएबल में? पूरा का पूरा सोलर एनर्जी, राइट। तो लिखते जाओ कौन कौन से रिन्यूएबल में आएंगे। तो सोलर, विंड, सबका वन बाय वन पढ़ेंगे। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पढ़ते लिखते जाओ। इसके अलावा जियोथर्मल, जियोथर्मल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, है ना, बायोमास। आपके जो है इसके अलावा और भी हमारे पास है टाइडल, वेव एनर्जी, इसके अलावा ओटेक एनर्जी। ओटेक क्या होता है बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे? आपके जो है रिन्यूएबल में आएंगे। नॉन रिन्यूएबल में हाइड्रोजन एनर्जी भी इसी में आ जाएगा। आज की डेट में हम हाइड्रोजन एनर्जी को भी फोकस कर रहे हैं, है कि नहीं? नॉन रिन्यूएबल में कुछ आ जाए जैसे सेल गैस, तो सेल गैस आपका जो है नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा, है ना? इस तरीके से
न्यूक्लियर पावर को भी कभी कभी नॉन कन्वेंशनल में रख देते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हालांकि न्यूक्लियर पावर को भी वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो लंबे समय से यूज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में अभी हमने उसको क्या करे ज़्यादा और बढ़ाने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं। तो कभी कभी न्यूक्लियर को भी तो क्वेश्चन देख लेना उसमें क्या पूछना चाह रहा है। तो नॉन कन्वेंशनल में कभी कभी हम न्यूक्लियर को भी रख लेते हैं, और न्यूक्लियर को यदि रखेंगे तो न्यूक्लियर एनर्जी को यदि हम रखेंगे तो वह नॉन कन्वेंशनल में नॉन रिन्यूएबल में आएगा। आगे बस समझ में है ना, वहाँ पे मैंने उसमें डाला था। तो ये याद रखना है इंडिया के, अब क्वेश्चन देख लेना, इट मे बी कुछ मे बी वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में ये किस में आएगा, कन्वेंशनल में आ जाएगा। वर्ल्ड में तो बहुत पहले से इसका यूज हो रहा है और कई कंट्रीज इसको शट डाउन भी कर रहे हैं, तो वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में किस में आ जाएगा, कन्वेंशनल में आ जाएगा। आ रही बात समझ में। पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कई जगह पे इसको क्या लिया जाता है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इन सम ऑफ बुक्स, सम ऑफ क्लासिफिकेशन इट कंसिडर्ड इन नॉन कन्वेंशनल आल्सो। तो इसलिए जब क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा वहाँ पे देख लेना कि चार ऑप्शंस में सुटेबल आंसर कौन सा है, ठीक है ना। न्यूक्लियर एनर्जी वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में कन्वेंशनल में ही आ जाएगा, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको नॉन कन्वेंशनल में भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी इसका कंट्रीब्यूशन आपने देखा था ना बहुत कम है, 1 पॉइंट समथिंग परसेंट देखा था, कितना था 6 समथिंग है ना, 6% के आसपास, 6-4% के आसपास है, मतलब 2% से भी कम है इसका कंट्रीब्यूशन। तो इसका हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या हो गया, नॉन कन्वेंशनल हो गया। आगे बस समझ में, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन। चलिए अब हम लोग आते हैं इसमें, सबसे पहला सोलर एनर्जी में, सबसे पहला सोलर एनर्जी में आते हैं। तो सोलर एनर्जी, पहली बात तो सोलर एनर्जी का मतलब किससे, सनलाइट से। आ रही बात समझ में। सनलाइट से हम लोग क्या करते, यूज करते, इसके लिए जो सोलर सेल टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, सोलर सेल यूज किया जाता है कि नहीं, सोलर सेल के माध्यम से। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो बनेगा, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वो बनता है कि सोलर एनर्जी आपका जो है इस कॉन्टेक्स्ट में बनेगा कि सोलर एनर्जी पॉसिबिलिटीज या पोटेंशियल इन इंडिया, इंडिया में पोटेंशियल है या नहीं है, और है तो क्यों है। तो इंडिया में जो लार्ज स्केल या ह्यूज पोटेंशियल है इंडिया में जो है, हैविंग ह्यूज पोटेंशियल, यदि क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी या पोटेंशियलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, आ रही ना बात समझ में। तो डेफिनेटली इन इंडिया देर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, ह्यूज पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। आगे बात समझ में। किस रीजन में है, तो रीजन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट हम लोग नहीं लिखेंगे तो गलत हो, सॉरी सेंटर साउथ, ठीक है, सेंटर एंड सबसे ज़्यादा जो है आपका उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया। क्यों साउथ में थोड़ा कम क्यों है, हाँ क्योंकि यहाँ पे मान जैसे ऊपर वाले भाग में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा का पूरा वो ठंडा है तो भी नहीं, लेकिन ये नॉर्थ वेस्ट का मतलब यहाँ पे कौन कौन से रीजन आ जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट का मतलब राजस्थान है ना, गुजरात, पंजाब, हरियाणा भी आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, पूरा का पूरा यूपी, बिहार, सेंट्रल में आ जाएगा आपका एमपी, छत्तीसगढ़,
है ना, इन सब क्षेत्रों में मुख्य रूप से आएगा, नॉर्थ वेस्ट एंड, है ना। बिहार में थोड़ा कम भी होगा, लेकिन वेस्टर्न यूपी आ जाएगा ज़्यादा, वेस्टर्न यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ इधर आ जाएगा इन रीजन्स में थोड़ा सा, है ना। ईस्टर्न महाराष्ट्र कर सकते हो, थोड़ा बहुत तेलंगाना भी ले सकते हैं। तो ये सब स्टेट्स आ जाएंगे जहाँ पर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि इस रीजन में आपका, बाकी साउथ में क्या होता है कि मानसून का समय ज़्यादा होता है, यहाँ पे मानसून जून में इंटर करता है और दिसंबर तक पूरा वापस लौटता है, राइट। और कोस्टल रीजन में तो और ज़्यादा, तो बीच वाले में थोड़ा बहुत कम भी होगा। तो जून से दिसंबर तक कितने हो गए, लगभग 6 मंथ। तो 6 मंथ यहाँ पे क्या रहेगा, रेनी सीजन रहता है, तो इस कारण से। और यहाँ इधर क्या रहेगा आपका, लगभग 6 मंथ आपका क्या रहता है ना, आपके जो है ओपन स्काई रहता है, स्वच्छ आकाश रहता है, क्लियर क्लियर स्काई रहता है। 6 मंथ, ऑलमोस्ट 6 मंथ क्या रहता है आपका जो है, स्काई क्लियर रहता है, आपका जो स्वच्छ आकाश रहता है, मतलब तेज धूप रहती है। आ रही ना बस समझ में। राइट, तो यहाँ तक कोई डाउट? तो दिशा तुम्हारा रेगुलर क्लास रहोगे अब, जब तुम दोनों का एडमिशन कंप्लीट मेंस के लिए दोनों में है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मेंस का सिलेबस भी फिर, है ना, 2 केस को भी बोल देंगे मेंस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको भी थोड़ा सा बात करके। तो मेंस का प्रीलिम्स हो जाएगा, ताकि आपका पूरा 1 डेढ़ साल में पूरा मेंस और प्रीलिम्स दोनों तैयार हो जाए। कितने बजे से? हाँ तो ठीक है, तो छूट जाएगा उसको क्लास में, उसमें मैनेज कर लेना, देख करके ऑनलाइन वगैरह, मतलब बाद में रिकॉर्डिंग देख करके। लेकिन सुबह वाली क्लास तो कंटिन्यू रखो, है ना। आपका जो है सुबह वाली क्लास, तो उससे क्या है कि एक बैच कुछ मेंस की चीज़ें भी डिस्कस हो जाएंगी। इंडिया पढ़ रही है, जो पढ़ रहा है वो मेंस में भी एज इट इज़ है, तो आपका टाइम भी बचेगा और मेंस का सिलेबस भी कुछ समझ में आना स्टार्ट होगा। फिर कुछ राइटिंग टेस्ट भी करेंगे, है ना, लिखना भी सीखेंगे। आई ना बस समझ में। तो ये वाला बैच मैं आपका सेपरेट इंग्लिश मीडियम प्री कम मेंस मतलब साथ साथ कर दूंगा, ठीक है। 2 केस प्रीलिम्स में है, लेकिन उसको भी कन्विंस करेंगे तो आ जाएगा धीरे धीरे, ऐसे भी आते कम है। बाकी जो प्रीलिम्स वाले, एक तो उसको स्मृति उधर शिफ्ट हो ही गई है, और क्या नाम है, एक आयुष है, वो भी आ ही नहीं रहा, उसको भी शिफ्ट कर देंगे उधर बाइलिंगुअल में जाओ, ठीक है, उसको बाइलिंगुअल में शिफ्ट कर देंगे। चलिए आगे। तो यहाँ पर आपका जो है, तो आपका इंडिया में पोटेंशियल कहाँ है, किस रीजन में, तो समझ में आ गया आपका, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। तो जैसे ही पूछेगा पोटेंशियल क्यों है, तो ह्यूज पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ इंडिया इज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया का आपका जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ट्रॉपिकल रीजन समझते हो आपका 23 एंड 23 के बीच में, और 23 एंड 23 का मतलब क्या होता है कि सन रेस लगभग सालों भर यहाँ पर क्या होती है, वर्टिकल होती है ना। यदि क्वेश्चन आ जाता है तो पहला स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि डेफिनेटली इंडिया हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू डेवलप सोलर एनर्जी बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया lying in tropical region, located in tropical region। आगे बस समझे, पहला तो ये, फिर किस रीजन में है, तो इस रीजन में है ये बता देंगे, है ना। आ रही बस समझ में। कल सिलेबस लेके आना, कल मेंस में जैसे पढ़ रहे तो मेंस में एक टॉपिक ही पूरा का पूरा एनर्जी रिसोर्सेज, तो जितना पढ़ाया लाइन टू लाइन उतना ही मेंस में भी काम आना है। बस क्वेश्चन कैसे आया है वो आपको दे दूंगा मैं अभी। उसके बाद आपका क्या होता है, एक दो पॉइंट्स और, पोटेंशियल कैसे है, तो इंडिया में जो है ऑलमोस्ट 8 to 10 months ना, 6 मंथ तो है ये, 8 to 10 मंथ लगभग क्या रहता है, क्लियर स्काई रहता है। 8 to 10 मंथ क्या मिलेगा आपका, क्लियर स्काई। आ गई बस समझ में।
उसके बाद क्या लिखोगे आपका जो है, उसके बाद ये है कि इंडिया में समर में, इन समर 600 कैलोरी, 600 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर क्या होती है, एनर्जी रिसीव होती है। कैलोरी एनर्जी की यूनिट है, 600 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये समर में मिलता है और विंटर में 500 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एनर्जी क्या होती है, सनलाइट रिसीव होती है पर डे। इसमें भी आगे लिख देना पर डे, सेंटीमीटर पर डे। आगे बस समझ में। तो ये डेटा कुछ याद कर लेना, काम आएगा मेंस वगैरह में लिखने के लिए कि इंडिया में पॉसिबिलिटीज क्यों है, तो इस कारण से है। इस तरीके से लगभग इंडिया में जो है 20 मेगावाट पर डे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। 20 मेगावाट पर डे एनर्जी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। पर डे की जगह प्रति वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर पर डे। यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर है पर डे। आगे बस समझ में कि इतना इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं हम, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, आगे बस समझ में। ठीक है, तो कुछ डेटा थोड़ा सा डाल देना ताकि आपका जो है पोटेंशियल को बता सको कि हाँ पोटेंशियल है ना। जैसे पूछा जाए आपसे कि आप में प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए क्या क्षमता है, पोटेंशियल क्यों है आप में, क्या है, तो कैसे बताओगे, क्या बताओगे, बताओ। हैं, आपसे कोई पूछे कि हाउ मच यू हैव पोटेंशियल टू बिकम सिविल सर्वेंट, क्या बताओगे, तो थोड़ा सा बताओगे कि हाँ मेरा माइंड लेवल, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका क्या है, ठीक ठाक रहा है। थोड़ा सा डेटा दे दोगे कहाँ का कि 12th में इतना परसेंटेज था, ग्रेजुएशन में इतना परसेंटेज रहा है, अंडरस्टैंडिंग मेरी ठीक रही है, समाज के प्रति समझ मेरी ठीक है, ऑब्जर्वेशन वगैरह समाज के प्रति पहले से रहा है कि नहीं। फिर 8 से 10 घंटे पढ़ने की हैबिट है मेरी, तभी तो बन पाओगे ना भाई। पोटेंशियल में क्या बताओगे कि आपको बताना है कि अपने पोटेंशियल कैसे मैं क्यों मान लूँ, तो आपको कुछ डेटा देना पड़ेगा कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ठीक ठाक रहा है ना। हालांकि उसका कोई संबंध नहीं है आगे सिलेक्शन से, लेकिन एक बेस प्रूफ का एविडेंस या एक आपका जो है क्राइटेरिया तो बनता ही है। और उसके बाद बता देंगे आज भी 8 से 10 घंटा में कंफर्टेबली क्या है मेरा पढ़ने का मन पड़ जाता, सीटिंग पावर, क्योंकि बैठोगे नहीं तो पढ़ोगे नहीं तो कैसे बनोगे। 8 से 10 घंटा तो मांगता है डेली जो है आपका कम से कम पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए आप में, तभी जा कर के 1-2 सालों में आप सिविल सर्वेंट बन पाओगे। आ रही बात समझ में। तो उसी प्रकार पोटेंशियल सोलर एनर्जी की है, कैसे बताएंगे, तो ये कुछ डेटास डालने पड़ेंगे आपको, तभी पता चलेगा कि हाँ इंडिया में सोलर एनर्जी की क्या है आपका पोटेंशियल है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया सोलर एनर्जी के बारे में, किस रीजन में ये भी समझ में आ गया है कि नहीं। अब उसके अलावा कुछ फैक्ट्स है तो गूगल में चेंज होते रहते हैं, उसको देख लेते हैं। लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया देख लेते हैं। लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया, ये दिखा रहा है भादला, राजस्थान। तो लिख लो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट। एसपीपी कर लो।
ये है आपका भादला, राजस्थान। और किसी एक ही स्थान पे वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट माना जाता है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है ना। भादला सोलर पार्क कहाँ पर है आपका? राजस्थान में। राजस्थान में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। राइट। इसका ये लगभग आपका 14,000 स्क्वायर एकड़ में फैला, 14,000 एकड़ में, एकर्स। और एक ही स्थान के आधार पे देखेंगे तो वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट है, किसी एक ही जगह पे इतना बड़ा प्लांट वर्ल्ड में भी कहीं। तो 14,000 एकर्स में है और उसकी कैपेसिटी है 2245 मेगावाट। कैपेसिटी कितनी इसकी जो है? कैपेसिटी है इसकी जो है 2245 मेगावाट। तो ये याद रख लेना आपके जो है, ठीक है। इंडिया की जो पोजीशन है सोलर पावर प्लांट में, वह एशिया में 3rd नंबर की है और वर्ल्ड में 4th नंबर की है। इन एशिया में सोलर पावर प्रोडक्शन में इंडिया का स्थान एशिया में 3rd है, वर्ल्ड में 4th पोजीशन है। चाइना होगा, रसिया वसिया होगा। ठीक है। ठंड पड़ती तो है लेकिन इधर वाले पार्ट में नहीं पड़ती है, फिर भी देख लेते। एशियास लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसर कंट्री, सोलर चाइना दिखा रहा है 2nd नंबर पे, इंडिया 3rd नंबर, फिलीपाइंस। 2nd फिलीपाइंस है, 3rd इंडिया है। ठीक है। और वर्ल्ड में कौन आएंगे? तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट कौन होगा फिर? वर्ल्ड में चाइना फर्स्ट है, यूएसए 2nd है, 3rd इंडिया है, जापान 4th है। ठीक है। फिलीपींस को गायब कर दिया, फिर 4थे नंबर पे डाल देना, फिलीपींस आ जाएगा। आगे जा कम ज़्यादा होते रहते इन लोग। ठीक है, इसको भी इंडिया एशिया में भी 3rd और वर्ल्ड में भी 3rd ही कर दो, कहाँ है फालतू, क्योंकि डेटा तो वही दिखा रहा है। ठीक है। एआई कुछ और दिखा रहा है लेकिन डेटा देखेंगे तो एशिया में भी 2nd है। एशिया में 2nd हो गया ना, नहीं 3rd। एशिया में 3rd और वर्ल्ड में भी क्या हो गया आपका? 3rd, मतलब फिलीपींस को बाद में दिखा रहा है। तो एशिया में चाइना हो गया, फिर आपका एशिया में 2nd हो जाएगा इंडिया। एशिया में 2nd, वर्ल्ड में 3rd, इंडिया 2nd, फिर आपका फिलीपींस, है कि नहीं? तो कई जगह पे कंफ्यूज कर रहे हो। जियो थर्मल दिखा दे रहा हो सोलर की जगह पे, आ रही बात समझ में? और वर्ल्ड में 3rd में हो गया तो कौन सा आएगा? वर्ल्ड में चाइना फर्स्ट हो गया, यूएसए
सेकंड, फिर इंडिया थर्ड, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक तो ये हो गया, इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भी हो गया हमारा जो है। उसके अलावा और भी डेटा है। भारत में जो है साजीपल्ली, आंध्र प्रदेश में एक गांव है जो फर्स्ट कंप्लीटली, साजीपल्ली विलेज इन आंध्र प्रदेश, कंप्लीटली इलेक्ट्रीफाइंग सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी से कंप्लीटली क्या है, इलेक्ट्रीफाइड है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। आई बात समझ में? ये आंध्र प्रदेश। उसके अलावा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खाना बनाने के लिए आपका जो है सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम फॉर कुकिंग फूड, तो ये आपका शिरडी का दिखा रहा है, लेकिन ये तो चेंज हो गया था अभी तो। इंडिया का देखने दे, वही कौन सा मारता है। इंडियास, शिरडी का ही है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड इंडिया का भी लास्ट, शिरडी साई बाबा टेम्पल, महाराष्ट्र। क्या दिखाओगे? लार्जेस्ट कुकिंग सोलर सिस्टम ऑफ इंडियन वर्ल्ड, तो शिरडी साई बाबा वाला दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू गूगल। 2009 में लगाया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, खाना बनाने के लिए सबसे बड़ा। इसके अलावा सोलर पॉन्ड, लार्जेस्ट सोलर पॉन्ड, ठीक है, भादला ही वाला आएगा, सोलर पॉन्ड भी बोलेगा तो भादला। ठीक है, सोलर पॉन्ड भी पूछेगा तो भादला ही वाला आएगा। लार्जेस्ट सोलर पॉन्ड, सोलर पॉन्ड मतलब तालाब। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाले स्टेट्स देख लेते हैं, फिर हमारा काम हो जाएगा। हाईएस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स पहले, प्रोड्यूसिंग में देखते हैं राजस्थान पहले नंबर पर है, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो पहला कौन सा है आपका जो है, राजस्थान। सेकंड में डाल दो गुजरात, थर्ड में कर्नाटक, फोर्थ में तमिलनाडु। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, तो ये प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए। बाकी पोटेंशियल पूछना तो नहीं चाहिए, पोटेंशियल पूछेगा तो पोटेंशियल भी राजस्थान में ही होगा। राजस्थान ही है सबसे ज़्यादा पोटेंशियल भी जो है। सेम लगभग सीक्वेंस है, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है,
और कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो भी देख लेते। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया 2024 में कितना हो रहा है, तो 90.76 गीगावाट एज फॉर अक्टूबर। 90 पॉइंट है ना, गूगल्स बाकी गीगावाट, GW गीगावाट। जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो इसको अपडेट कर लेना। 26.4% इंक्रीज 2020 कंपेरिजन देखेंगे 24, तो ये 24 पॉइंट समथिंग इंक्रीज है, मतलब 26.44% का इंक्रीमेंट है इन कंपेरिजन टू 2023। कितना परसेंट बढ़ा है आपका जो है, सब मेंस में भी काम आएंगे, ठीक है, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो ये क्लियर हो गया आपका। चलिए बाकी सब टॉप स्टेट्स वगैरह सर्च करते रहना, चेंज होते रहता है, कभी राजस्थान हो जाए, कभी गुजरात हो जाए, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है। तो एक बार उसको जो है जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तो उसके पहले आगे 2024-25 जो भी लिखना है लिख दो, टॉप स्टेट्स इन सोलर एनर्जी, तो इस तरीके से आपका अपडेट कर लेना है। तो ये हो गया सोलर एनर्जी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन। मेंस में क्वेश्चन आएगा तो इसका क्या पूछेगा, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी पूछ देता है। सोलर एनर्जी के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। बताओ मेरिट्स क्या है। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है आपके जो है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, हाँ उसी में सस्टेनेबल वगैरह, रिन्यूएबल है तो आ ही जाएगा आपका जो है, ठीक है। और मेरिट्स में क्या आएगा, हर जगह अवेलेबल है ना, मोस्ट ऑफ द, तो ये आपका अवेलेबिलिटी हर जगह लिख डालिए, आपका जो रिन्यूएबल है हो गया, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गया, ठीक है। और दूसरा इसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा समय के साथ, रिड्यूसिंग या रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल। इकोनॉमिकल है कह सकते हो, हालांकि इसका ड्रॉबैक्स में भी आते हैं। ठीक है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, आगे बस समझ में। तो ये कुछ क्या हो जाएंगे आपके मेरिट्स। डिमेरिट्स में आएंगे हाई अप फ्रंट कॉस्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा आपका, तो इनिशियली हाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इनिशियली हाई इन्वेस्टमेंट, हाई अप फ्रंट कॉस्ट। दूसरा डिपेंडेंट ऑन वेदर, ठीक है। फिर है आपका जो है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए लॉट ऑफ स्पेस चाहिए, तो रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ स्पेस। फिर आपका एक्सपेंसिव स्टोरेज, एक्सपेंसिव स्टोरेज,
मतलब जो सोलर एनर्जी जनरेट होती है उसको बैटरी के रूप में हमें क्या करना पड़ता है, स्टोर रखना पड़ता है, तो वो भी एक्सपेंसिव है कि नहीं। तो ये हो गया आपका। तो ये हो गया आपका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ओवरऑल रिन्यूएबल है जब तक सूरज चांद रहेगा, ठीक है। तो मोदी तेरा नाम रहेगा, हैं? ऐसे कुछ कर जाएंगे मोदी, करेंगे नहीं करेंगे, इसी उसी की उम्मीद में, उसी के लिए काम कर रहे हो। दो चार ऐसे ऐसे कानून हटा जाएंगे जो कभी संभव इतिहास में नाम लिख जाएगा। आर्टिकल 376 हटाना, 3 तलाक हटाना, अब वो 4 शादी वाला हटा के चले जाएंगे, ठीक है। तो एक अलग से आपका जो है हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा। चलिए ये हो गए आपके जो है सोलर एनर्जी। अब आ जाओ विंड एनर्जी में। विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी में क्या आएगा भाई बताओ। बताओ विंड एनर्जी में क्या आएगा। विंड विंड टरबाइन लगाए जाते हैं ना, विंड टरबाइन, जो बड़े बड़े पंखे वाले देखा होगा ना आपने, जो है विंड टरबाइन होते हैं। तो विंड टरबाइन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सोलर सेल, यहाँ पे विंड टरबाइन, है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, क्या नाम है, पढ़ना स्टार्ट, वहाँ पे शुरू में एक पॉइंट लिख लीजिए, काम आएगा, वहीं पे शुरू में ही लिखोगे तो याद रहेगा। नॉन रिन्यूएबल, सॉरी नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्सेस है, उसके लिए इंडिया में जो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए कौन सी है, इरेडा, या रिन्यूएबल के लिए कह सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए जो मेन एनर्जी एजेंसी है, मॉनिटरिंग एजेंसी, वो कौन सी है आपकी, जो है इरेडा है। इरेडा का फुल फॉर्म समझ गए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 1987 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्थापित किया गया था। ये इरेडा की स्थापना कब हुई थी, established in 1987 with the help of World Bank, with the help of World Bank। आया समझ में। तो यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। तो ये शुरुआत में डाल रहा। अब आते हैं विंड एनर्जी में। तो विंड एनर्जी में विंड टरबाइन सबसे पहला पॉइंट। तो इसमें इंडिया में कौन कौन से विंड टरबाइन है पहले देख लेते। इंडिया में भी विंड एनर्जी के पोटेंशियल की बात करें तो विंड टरबाइन के लिए हवाओं की गति तेज चाहिए, है ना। हवाओं की गति क्या होता है आपका, तेज चाहिए। तो इंडिया में क्या होता है कि 6 मंथ जो विंड्स है, 6 मंथ मतलब साउथ वेस्ट मानसून के रूप में विंड्स इधर से इधर चलती है आपकी, जो है समर में पूरा का पूरा 6 मंथ आपके जो है विंड्स ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट मानसून के रूप में। और उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ आपके जो है ये रिवर्स होकर के चलती है नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप में, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के रूप में। आ रही बस समझ में। तो इसका मतलब है कि सालों भर हवाएं ठीक ठाक स्पीड से चलती है,
और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे रहेगा, कोस्टल रीजन्स में, क्योंकि कोस्टल रीजन्स में ऑब्स्टिकल्स नहीं होते हैं। तो सबसे ज़्यादा विंड पोटेंशियल कहाँ मिलेगा, तो इंडिया में डेफिनेटली विंड पोटेंशियल है। यस, देर इज इनफ पोटेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी। कारण बताओगे तो एक पहला कारण आ जाएगा लॉन्ग कोस्टल रीजन, लॉन्ग कोस्ट लाइन। कितनी लंबी बताई कोस्ट लाइन, जल्दी बताओ, क्या नाम है दिशा? कोस्ट लाइन कितनी लंबी बताई थी इंडिया की कोस्टल लेंथ? ठीक है, 7516.5 किलोमीटर, राइट। तो इंडिया की जो टोटल कोस्टल लेंथ है आपका मेन लैंड एंड आइलैंड मिला करके, तो ये देखा था ना हमने, जो मुख्य भूमि का 6100 है। याद आ रहा है दिशा कुछ? मेन लैंड का कितना है आपका 6100, और कंप्लीट आइलैंड्स वगैरह मिला करके हमारा हो जाता है 7516.5 किलोमीटर। तो लॉन्ग कोस्ट लाइन हमारे पास है कि नहीं? उसके बाद दूसरा पॉइंट डाल देना। तो लॉन्ग कोस्ट लाइन का फ़ायदा क्या मिलता है कि डेफिनेटली कोस्टल रीजन्स में विंड्स की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, वाटर के ऊपर से ब्लो करती है, तो फ्रिक्शन, लेस फ्रिक्शन या नेग्लिजिबल फ्रिक्शन होता है आपके जो आ रही ना बात समझ में, इसलिए स्पीड ज़्यादा होती है। तो इस कारण से, और थ्रू आउट द ईयर कोस्टल लाइंस में जो है, जो विंड्स स्पीड यहाँ पर क्या मिलती है आपकी, जो है थ्रू आउट द ईयर्स ठीक ठाक रहती है। विंड्स इम्पैक्ट रहता है या विंड्स के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। जो हमारे कोस्टल लाइंस है वो थ्रू आउट द ईयर क्या होते हैं, विंड्स के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, राइट। और उसके अलावा थार वाला रीजन में भी आपका जो है आ जाएगा। एक तो ओपन प्लेस चाहिए इसके लिए, एंड इसके लिए भी क्या चाहिए, विंड टर्बाइन लगाने के लिए खुला खुला आसमान चाहिए, खुली जगह चाहिए, पेड़ पौधे कम चाहिए। तो दूसरा रीजन कौन सा आ जाता है आपका जो है, थार डिजर्ट वाला। वहाँ पर भी विंड्स बिना किसी ऑब्स्टेकल्स के थ्रू आउट द ईयर क्या करती रहती है, ब्लो करती रहती है। आ रही ना बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, तो ये पॉइंट्स आपको डाल देना है कहाँ के लिए, कि पोटेंशियल है या नहीं है। अब कितनी पोटेंशियल है, डेटा थोड़ा सा निकाल लेते हैं। विंड एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया, तो लगभग इंडिया में जो है 695.5 गीगावाट, 695.5 गीगावाट एस्टिमेटेड है आपका जो है 120 मीटर्स एबव ग्राउंड लेवल, ठीक है। और अभी जो है इंस्टॉल कैपेसिटी के मामले में वर्ल्ड में 4th नंबर पर हम लोग। इंस्टॉल कैपेसिटी के मामले में कितना है आपका जो है, इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया में वर्ल्ड में 4th नंबर पर है। तो वर्ल्ड 4 में, ठीक है, वर्ल्ड्स में कौन कौन से है? ठीक है, चाइना सबसे लीड में आ गया, सबसे पहला है। सेकंड पे यूएसए, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ पे इंडिया, फिफ्थ पे स्पेन। चाइना फर्स्ट, यूएस सेकंड,
जर्मनी थर्ड, इंडिया फोर्थ और स्पेन फिफ्थ। ठीक है। इंस्टॉल कैपेसिटी लगभग इंडिया में कितनी है? इंडिया में इंस्टॉल कैपेसिटी है 4000 या 44,736 मेगावाट, मतलब लगभग 45,000 तक इंस्टॉल कैपेसिटी है हमारे पास मेगावाट तक। आगे बस समझ में। तो ये कुछ डेटा याद कर लेना भाई। टू 2024 में लगभग इतना है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद आते हैं कहाँ कहाँ पे हमारे विंड टर्बाइन्स है, कुछ नाम याद रखना है मैच करने के लिए। तो पहला है आपका तमिलनाडु में है मुप मंडाल या मुप्पा मंडाल, तमिलनाडु। और एक और है इसी में पेरुनगुड़ी, आपका जो है पेरुनगुड़ी। और एक और है कायत्तर। मुप मंडाल नीचे पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे, मुप मंडाल को नीचे कर लेना। यहाँ पर है आपका जो मुप मंडाल, नीचे है मुप्पा मंडाल कर लो। कायत्तर, काया काया कायत्तर कायत्तर। ये तीन याद रखना है। कहाँ पर है आपका? पेरुनगुड़ी, तमिलनाडु में। राइट। उसके बाद है मांडवी एंड लांबा, है ना, मांडवी आपका जो है लांबा, गुजरात में मांडवी एंड लांबा, मांडवी एंड लांबा गुजरात। इसके अलावा है कर्नाटक में जोगी माटी, एटलस में भी और नाम दिए होंगे, जोगी माटी। सतारा तो उतना फेमस नहीं है, सतारा इन महाराष्ट्र, जोगी माटी है कर्नाटक में। पुरी, पुरी में है आपका। ठीक है, और भी विंड टर्बाइंस इन इंडिया करके मैप निकाल लेता हूँ। स्टेट वाइज देखे तो विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तमिलनाडु प्रोड्यूसर है। लीडिंग प्रोड्यूसर विंड टर्बाइन में कौन है आपका? तमिलनाडु। ठीक है। दूसरा है गुजरात, थर्ड है महाराष्ट्र, और फिर है आपका कर्नाटक। आ रही बात समझ में? इसके अलावा ठीक है, ये सब होगा कर्नाटक तमिलनाडु लोकेशन। इम्पोर्टेंट विंड टर्बाइन,
ठीक है, इतने हैं। सबसे लार्जेस्ट है मूप मंडाल वाला, लार्जेस्ट है हमारा जो है कौन सा वाला है, कन्याकुमारी के पास में मूप मंडाल, 1500 मेगावाट का। इसके अलावा जैसलमेर में भी है, जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान में भी है यहाँ पर, जैसलमेर राजस्थान में भी है, 1000 सेकंड नंबर पे आ जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में है ब्राह्मण वेल, यहाँ पर ब्राह्मण वेल भी है महाराष्ट्र। ये कुछ सोलर विंड्स, ठीक है, ये कुछ नाम याद कर लेंगे, मिलाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गए आपके जो है सोलर विंड जनरेशन पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया। तो इतने कम से कम क्या कर लेना है, फैक्ट्स और फिगर याद कर लेना है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे बायोमास, जियोथर्मल, टाइडल, रेस्ट ऑफ एनर्जी को कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना कम से कम रट लो जितना पढ़ाया जा रहा है साथ साथ। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, मेंस का सिलेबस भी देख के आना, कल लेके आना सिलेबस।